हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इंडियन इकोनॉमी के आज के लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग या आर्थिक नियोजन इसको डिस्कस करेंगे। आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर है इकोनॉमी का। आर्थिक नियोजन अगर हिंदी के शब्द पे जाएं तो लगता है क्या है ये नियोजन, और आर्थिक से बहुत क्लिष्ट या कठिन सा कुछ होगा। और अगर हम बात करते हैं इंग्लिश इसके वर्ड पे इकोनॉमिक प्लानिंग, तो ये लगता है कि कुछ प्लान करने का जैसा है। तो सबसे पहले सरल शब्दों में अगर हम बात करें कि प्लानिंग या योजना, सामान्य शब्द में हम नियोजन की जगह प्लानिंग को हम योजना के रूप में देखें तो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए कोई ना कोई योजना तो निर्धारित करनी होगी, कोई ना कोई प्लान तो बनाना होगा। और अगर किसी देश के आर्थिक विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जब योजनाओं का निर्धारण हुआ तो उसे कहा गया आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग। अगर हम देखें तो जैसे बौद्धिक क्रांति हुई यूरोप में और बहुत सारी विचारधाराओं का विकास यूरोप में हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ऐसी तमाम आर्थिक विचारधाराओं का जन्म हुआ। और क्या पूंजीवादी चाहते थे, क्या समाजवादी चाहते थे, ये आपने देखा। अब किसी भी देश में पूंजीवाद के आधार पर आर्थिक विकास करना हो या समाजवाद के आधार पर आर्थिक विकास करना हो, आर्थिक विकास करने के लिए कोई ना कोई प्लान, कोई ना कोई योजना होना आवश्यक है। बिना किसी योजना के आप विकास नहीं कर सकते। अब आर्थिक नियोजन विषय पर हम आए, इससे पहले आप देखिए कि अगर हम बात करें आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग की, तो मैंने कहा कि किसी भी देश में, चाहे पूंजीवादी देश हो या समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला ही देश क्यों ना हो, किसी भी देश में जब तक प्लान नहीं होगा, जब तक प्लानिंग नहीं होगी, तब तक उस देश का आर्थिक या सामाजिक विकास नहीं हो सकता। आप इसको अपने आप से जोड़ लो। आपको 2020-21 के सेशन में जो एग्जाम देने हैं, जो परीक्षाएं देनी, अगर आप उसको बिना किसी प्लान के केवल फॉर्म भर दो और आप तैयारी करते रहो बिना किसी प्लान के, बिना किसी योजना के आप कार्य करते रहो, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाते हैं, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो योजना बनाते हैं उसका क्रियान्वयन अपने जीवन में करते हैं। उसी तरह से किस इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, किसी भी देश के आर्थिक विकास का लक्ष्य निर्धारित करना और उस लक्ष्य के लिए प्लान बनाना, योजना बनाना, और उस योजना के जो पक्ष या जो भी प्रावधान किए गए हैं उसके अनुसार हम आर्थिक विकास की ओर बढ़ते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरोप में तमाम नई नई विचारधाराओं का जन्म हुआ। आधुनिक अर्थव्यवस्था के आधार पर इकोनॉमिक प्लानिंग की विचारधारा का जन्म भी यूरोप में हुआ। नॉर्वे के प्रोफेसर क्रिश्चियन शोहेडर, इन्होंने सबसे पहले आर्थिक नियोजन का विचार प्रस्तुत किया, इकोनॉमिक प्लानिंग का। नॉर्वे के प्रोफेसर क्रिश्चियन शोहेडर 1910 में उन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया था कि किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए योजना का होना अनिवार्य है, प्लान का होना अनिवार्य है। बिना प्लान के विकास नहीं होगा,
विकास जो है अधूरा रह जाएगा। और इसके बाद ये अगर नॉर्वे में विचार आया तो ये पूंजीवादी देश के लिए रहा होगा। वो विचार अगर ब्रिटेन में गया, फ्रांस में गया, स्वीडन में गया, जर्मनी में गया, तो ऐसे सभी देशों में जो है कहीं ना कहीं पूंजीवाद का प्रभाव था। तो हर कोई अपने आधार पर उस आर्थिक विकास का प्लान निर्धारित करता है और उसी क्रम में आर्थिक नियोजन की विचारधारा वहां पर आई। इसके बाद ये बहुत सुस्पष्ट रूप से या बहुत क्लियरली अगर हम देखें तो इस विचारधारा का प्रादुर्भाव उसके बाद अपने आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सोवियत संघ या रूस ने इसको अपनाया। पूंजीवाद के आधार पर जो छोटे छोटे यूरोपियन कंट्रीज थे वहां पर आर्थिक नियोजन की बात की गई और सोवियत संघ या रूस ने 1928 में 1928 में इकोनॉमिक प्लानिंग या आर्थिक नियोजन के सिद्धांत को समाजवादी आधार पर, सोशलिस्टिक आधार पर, समाजवादी आधार पर अपने देश में लागू किया। तो 1928 में सोवियत संघ, जो यूएसएसआर कहा जाता था और जिसका एक बड़ा पार्ट आज की डेट में हम रूस जिसको कहते हैं, वहां पर सोशलिस्टिक बेसिस पर इस नियोजन के सिद्धांत को लागू किया गया। अब जब मैं यहां पर पूंजीवाद के आधार पर या समाजवाद के आधार पर ऐसा कुछ भी कह रहा हूं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि समाजवादी आधार पर हुआ, इसका मतलब राज्य के द्वारा उस अर्थव्यवस्था के विकास का कोई ना कोई फॉर्मूला बनाया गया, उस देश के आर्थिक और सामाजिक विकास का कोई फॉर्मूला या कोई प्लान बनाया गया। किसने बनाया? राज्य ने बनाया। ऐसी व्यवस्था कहां आई? रूस में आई। और रूस या सोवियत संघ का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा, विशेषकर स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। जब हमने रूस के मॉडल के आधार पर, समाजवादी आधार पर भारत में भी आर्थिक नियोजन के सिद्धांत को लागू किया, इकोनॉमिक प्लानिंग के सिद्धांत को लागू किया। स्वतंत्रता के बाद हमने भी ये निर्धारित किया, हमारी सरकार ने ये निर्धारित किया कि राज्य के द्वारा आर्थिक और सामाजिक विकास के उद्देश्य को लेकर इकोनॉमिक प्लानिंग या आर्थिक नियोजन के सिद्धांत को लागू किया जाएगा और राज्य नियंत्रित व्यवस्था होगी ये। और इसी कारण ये कहा जाता है कि भारत में आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग या पंचवर्षीय योजनाओं पर किसका प्रभाव पड़ा है? प्रभाव रूस का या सोवियत संघ का पड़ा है। खैर, उसमें हम आगे चलेंगे। इससे पूर्व, जब स्वतंत्रता से पूर्व की कुछ बातें जरूरी हैं करनी, आर्थिक नियोजन को लेकर स्वतंत्रता से पूर्व यानी ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भी डिमांड हो रही थी कि भारत में आर्थिक नियोजन के सिद्धांत को अपनाया जाए, इसके लिए कोई कार्य किया जाए। ये डिमांड पहले भी हो रही थी और इसके लिए अलग अलग समय पर अलग अलग योजना के मॉडल प्रस्तुत किए गए। मॉडल क्या? कि इस मॉडल पर अगर इस देश का विकास हो तो हम आर्थिक विकास के इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस मॉडल पर जो अपना मॉडल लेकर आ रहा था, वो कोई पूंजीवादी मॉडल लेकर आ रहा था, कोई समाजवादी मॉडल लेकर आ रहा था कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का विकास किस मॉडल पर किया जाए। तो ये क्रम जो है वो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 20वीं सदी में हम देखते हैं कुछ योजनाओं को प्रस्तुत करके किया गया और ऐसी कुछ योजनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण हैं जिनको हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कौन से नियोजन या प्लान के मॉडल प्रस्तुत किए गए। तो उसमें सबसे पहला है, मैं उस प्लान की बात करता हूं, विश्व सरैया योजना। विश्व सरैया योजना
ये अगर हम इसको आपको कहीं हेडिंग करना है तो आर्थिक नियोजन से संबंधित योजनाएं या प्रस्ताव। आर्थिक नियोजन से संबंधित योजनाएं या प्रस्ताव, ठीक है। सबसे पहला आप देख रहे हैं विश्व सरैया, ठीक है। तो ये सबसे पहला हम लोग विश्व सरैया योजना देख रहे हैं जो 1934 में आई और ये 10 वर्षीय लक्ष्य पर आधारित थी। 10 वर्षीय लक्ष्य पर आधारित। आपने बाद में देखा होगा कि हमारी ज्यादातर योजनाएं जो है पंचवर्षीय योजनाएं 5 वर्ष के लक्ष्य पर आधारित हैं, लेकिन ये 10 वर्ष के लक्ष्य पर आधारित योजनाएं जो है वो लाई गई और इसी क्रम में इनको जो है 10 वर्षीय लक्ष्य के आधार पर लाया गया। और इसके बाद अगर हम देखें कि ये विश्व सरैया ने ये योजना प्रस्तुत की, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया इनकी बुक थी जिसमें श्री एम विश्वेश्वरैया के द्वारा भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक योजना प्रस्तुत की गई जो 10 वर्षीय लक्ष्य पर आधारित थी, ठीक है। 10 वर्षीय लक्ष्य के आधार पर थी। तो ये आर्थिक नियोजन की जो योजनाएं आई हैं इससे पहले, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर कहा जाए कि भारत में आर्थिक नियोजन के लिए कौन सी योजना या प्रस्ताव लाया गया, 1934 में विश्व सरैया योजना प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक बुक के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया कि भारत का आर्थिक विकास 10 वर्ष के लक्ष्य के निर्धारण के आधार पर किया जाना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद अगला है बॉम्बे प्लान। नेक्स्ट अगली योजना है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान 1944 में बॉम्बे प्लान आया। 8 उद्योगपतियों द्वारा या उद्योगपतियों के समूह द्वारा, 8 इंडस्ट्रियलिस्ट के ग्रुप द्वारा 15 वर्षीय लक्ष्य पर आधारित 15 वर्षीय लक्ष्य पर आधारित पूंजीवादी सिद्धांत के आधार, कैपिटलिस्टिक थ्योरी के आधार, ठीक। तो अब आप देख रहे हैं कि बॉम्बे प्लान 1934 के बाद अगला आया बॉम्बे प्लान। और बॉम्बे प्लान जो है वो 1944 में 8 उद्योगपतियों के समूह के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 वर्षीय लक्ष्य, 15 साल का लक्ष्य निर्धारित किया गया, ठीक है। अब जैसे आपको ये लगता होगा कि 15 साल का लक्ष्य, 10 साल का लक्ष्य, तो इसको मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2001 में एक बुक और एक योजना, एक मॉडल बनाया, इंडिया विजन 2020, 2020 में भारत। इसका मतलब कि 20 साल के लक्ष्य के आधार पर उन्होंने निर्धारित कर दिया
कि 20 साल में हमारा जो लिटरेसी रेट है वो ये होगा, जीडीपी ग्रोथ रेट ये होगा। अब 20 वर्ष का लक्ष्य हमने निर्धारित कर दिया, तो हर साल हमें उसके अनुसार आगे कार्य करना हो। ठीक है कि अभी हमने अगर ये निर्धारित कर दिया कि 20 साल में हम यहां पहुंचेंगे, तो अभी इतनी दूर यहां पहुंचे फिर यहां पहुंचे। तो ऐसे ही अगर कोई 10 साल का प्लान आया तो इसका मतलब ये 10 साल बाद का एक लक्ष्य निर्धारित करके और उसके अनुसार एक मॉडल बनाकर और काम करना। उसी तरह से 8 उद्योगपतियों के समूह ने एक बॉम्बे प्लान बनाया। आप जानते हैं बॉम्बे हमारा इकोनॉमिक कैपिटल पहले भी था और अब भी है। तो बॉम्बे प्लान निर्धारित किया और 1944 में ये जो निर्धारित किया गया प्लान था ये पूंजीवाद के आधार पर था, जिसमें ये कहा गया कि राज्य का आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मॉडल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो प्लान है, आर्थिक विकास का जो प्लान है, वो कौन निर्धारित करे? वो अर्थव्यवस्था के जो मुख्य कारक हैं, पूंजीपति, वो निर्धारित करें, उनके समूह के द्वारा निर्धारित हो। ऐसा प्लान इन्होंने प्रस्तुत किया। अब जब इन्होंने 1944 में इस प्लान को प्रस्तुत किया, उसी समय इसी के पैरेलल एक अगला प्लान आता है जिसका नाम है, जिसको कहते हैं जन योजना, पब्लिक प्लान। जन योजना या पब्लिक प्लान, जन योजना या पब्लिक प्लान जो है 1944 में ही बॉम्बे प्लान के पैरेलल लाया गया। जब वो अपने पूंजीवाद के आधार पर लाए, ये जन योजना, जन लग गया, अपने आप समझ गए होंगे कि पब्लिक लग गया, पब्लिक का इंटरेस्ट लग गया, तो यहां पर ये पूंजीवाद से प्रभावित होगा कि समाजवाद से? आपका आंसर होगा समाजवाद से, है कि नहीं? का आंसर अपने आप से आ गया होगा समाजवाद। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आ गया। एमएन रॉय के द्वारा, एमएन रॉय के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। ये समाजवादी नेता थे और इसलिए इसको कहा जाता है कि ये समाजवादी सिद्धांत के आधार पर था, यानी समाजवादी आर्थिक सिद्धांत के आधार पर, सिद्धांत पर आधारित। यहां भी 10 वर्षीय लक्ष्य निर्धारित किया गया, 10 ईयर टारगेट निर्धारित किया गया। तो बॉम्बे प्लान के पैरेलल पब्लिक प्लान या जन योजना आई 1944 में एमएन रॉय के द्वारा। वो खुद एक सोशलिस्टिक थिंकर थे, लीडर थे, और इसलिए इसे कहा जाता है ये समाजवादी सिद्धांत पर आधारित था और जो 10 ईयर के टारगेट पर बेस था। ये 10 वर्ष का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया। अब इसका मतलब सीधी सी बात है कि स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्लानिंग बाय स्टेट, गवर्नमेंट के द्वारा ये प्लान बनाया जाए। ठीक है, जस्ट बॉम्बे प्लान के अगेंस्ट मान सकते हैं ये प्लान आया। अब इसके बाद अगली योजना है गांधीवादी योजना। फिर अगली इंपॉर्टेंट योजना है, ऐसे बहुत सारी योजनाएं आई हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है उस पर आते हैं। गांधीवादी योजना, गांधीवादी योजना, और गांधीवादी योजना 1945 में प्रस्तुत किया गया श्रीमन नारायण के द्वारा, श्रीमन नारायण के द्वारा, और 10 वर्षीय लक्ष्य पर आधारित थी। 10 वर्षीय लक्ष्य पर आधारित थी। गांधीवादी योजना 1945 में श्रीमन नारायण के द्वारा प्रस्तुत की गई, 10 वर्षीय लक्ष्य पर आधारित थी। आप समझ गए होंगे गांधीवादी योजना। तो यहां पर अगर ये कहा जाए कि ये योजना किस विचारधारा पर आधारित थी,
नाम से ही लग रहा है गांधीवादी योजना पर आधारित। और यहां मैं आपको बता दूं कि अगर ये पूछा जाए कि गांधीवादी आर्थिक सिद्धांत या गांधीवाद, मोटे तौर पर अभी ब्रीफली मैं बात कर रहा हूं, यहां पर मैं गांधीवाद के डीप में नहीं जा रहा हूं, कि अगर ये पूछा जाए कि वो किस आर्थिक विचारधारा से प्रभावित था, गांधीवाद या गांधीवादी आर्थिक विचारधारा, तो वो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित था। हाँ, बस इतना था कि समाजवाद जहां स्टेट के बहुत ज्यादा कंट्रोल की बात करता है, गांधीवाद स्टेट के कंट्रोल की बात वहां पर नहीं करता। लेकिन बहुत कुछ समाजवाद से मैच करता है, पूंजीवाद से नहीं, समाजवाद से मैच करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित, कमजोर वर्गों को हम सहायता करें, उन्हें बढ़ावा दें, ग्रामीण क्षेत्र का विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास, कुटीर उद्योगों का विकास, लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों का, हस्तशिल्प या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डेवलप करना। तो ऐसी विचारधारा जो गांधीवादी विचारधारा थी, वो हम ये कह सकते हैं कि समाजवादी आर्थिक सिद्धांत पर आधारित विचारधारा थी। तो इसलिए जो है ये, और यहां पर ये भी आया कि 10 वर्षीय लक्ष्य पर ये आधारित थी। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्लान है सर्वोदय योजना। तो सर्वोदय योजना ये अगला प्लान है, ये भी 1945 में ही है। श्री जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जयप्रकाश नारायण का नाम आते ही समाजवाद आ जाता है। समाजवादी नेता थे एम.एन. रॉय की तरह। तो समाजवादी सिद्धांत पर आधारित 10 वर्षीय लक्ष्य, 10 ईयर टारगेट या 10 वर्षीय लक्ष्य जो है वो यहां पर निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये सर्वोदय योजना, यहां पर 1950 होगा, 1950 में सर्वोदय, कुछ समाजवाद की बात यहीं से निकल कर आ रही। सर्वोदय, सबका उदय, सबको साथ लेकर चलना, अर्थव्यवस्था का प्लान ऐसा बनाना, उस पर ऐसे कार्य करना जिससे सबका विकास हो, सबका उदय हो, हर वर्ग का। जबकि आप देखते हैं पूंजीवाद क्या कहता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वो 2% लोगों को अगर प्रॉफिट हो रहा तो वही उसके लायक है, वो ये समझता है। ठीक है, लेकिन समाजवाद क्या कहता है कि जो नहीं है उसको भी उस लायक बनाया जाए, उसको हेल्प किया जाए, उसको सहायता, उसको राज्य सहायता प्रदान करे। तो ऐसी नीतियां, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें सबका उदय हो। तो उस सबके उदय की बात जो है सर्वोदय योजना में समाजवाद के सिद्धांत के आधार पर एक प्रकार से ये कहा गया, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित की बात हम कर सकते हैं, लाभ व कल्याण की बात, वेलफेयर नहीं होगा तो सबका उदय कहां होगा। तो ये पूरी तरह से समाजवादी सिद्धांत पर आधारित था, जो 10 वर्षीय लक्ष्य के आधार पर 1950 में आया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, अगर हम देखें 1934 से लेकर 1950 तक आने वाली ये आर्थिक नियोजन से संबंधित जो योजनाएं हैं, इनके द्वारा ये प्रयास किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को या हमारी सरकार स्वतंत्रता के बाद भी, कि उसका जो आर्थिक नियोजन का सिद्धांत है वो किस पर आधारित होना चाहिए। अब अगर हम ये कहें कि जो है भारत के संविधानविद किससे प्रभावित हुए, स्वतंत्रता के बाद भारत की सरकार किससे प्रभावित हुई, तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि स्वतंत्रता के बाद से लेकर 1947 से लेकर और 1991 तक, 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था पे पूरी तरह से समाजवाद का प्रभाव था। और इस समाजवाद के प्रभाव को हम इससे भी देख सकते हैं कि संविधान जब हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन की क्या स्थिति थी उस पर आते हैं। ठीक है, तो अब जो है आर्थिक
नियोजन का संवैधानिक प्रावधान। आर्थिक नियोजन का संवैधानिक प्रावधान क्या है, इस पर हम आते हैं। तो बच्चों यहां पर आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कंकरेंट लिस्ट। आप जानते हैं कि संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची है, उस समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है वो यहां इस विषय को दे दिया गया है। विषय उस सूची में जो 20 नंबर सब्जेक्ट है, 20 नंबर, उस सब्जेक्ट का नाम है आर्थिक एवं सामाजिक योजना या आयोजना। आर्थिक एवं सामाजिक योजना, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग या आर्थिक एवं सामाजिक योजना, ये पक्ष जो है वो दे दिया गया है। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन भी कह सकते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक योजना भी कह सकते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक आयोजना भी कह सकते हैं। तो इकोनॉमिक एंड सोशल, इसका मतलब अगर हम ये कहें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्थिक नियोजन का जैसा शब्द कोई है, तो केवल आर्थिक नियोजन नहीं है। अब यहीं पर देखिए आप समाजवाद का पक्ष, समाजवाद का प्रभाव हमारे संविधान के प्रावधान में जब हम देख रहे हैं कि समवर्ती सूची का विषय नंबर 20 किस रूप में है, वो आर्थिक एवं सामाजिक योजना। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग हमारे संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत आर्थिक एवं सामाजिक योजना के नाम से शामिल किया गया है। केवल इकोनॉमिक नहीं, इकोनॉमिक और सोशल के नाम से शामिल किया गया है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, यहां शामिल है केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य दोनों इसके संबंध में विधिक और कार्यकारी प्रावधान कर सकते हैं, लीगल और एजुकेटिव प्रोविजंस कर सकते हैं। केंद्र को भी शक्ति है और राज्य को, दोनों को पैरेलल पावर दी गई है कि दोनों इसके संबंध में विधि बना सकते हैं, इसके संबंध में कार्यकारी प्रावधान या एजुकेटिव प्रोविजंस कर सकते हैं, सेंट्रल और स्टेट दो। ठीक, समझ में आ गया आपको। अब यदि ये पहले से आप जानते हैं, संविधान के अंतर्गत अगर आपने पढ़ा होगा कि यदि केंद्र और राज्य के प्रावधानों में कोई विरोधाभास या कोई टकराव होगा तो किसका प्रावधान माना जाएगा, केंद्र का प्रावधान माना जाएगा। अब केंद्र के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इस विषय को लागू करते हुए जो कार्य हुए हैं उन पर हम आते हैं। तो अब अगर हम यहां पर देखें कि संविधान में आपने देख लिया कि आर्थिक एवं सामाजिक योजना कहां पर है, इसका क्या प्रोविजन है। अब इस संबंध में आपने ये भी देख लिया कि अगर इस सूची में है तो सारे अधिकार किसको प्रदान कर दिए गए, सारे अधिकार केंद्र और राज्य सरकार को प्रदान कर दिए गए। अब भारत सरकार ने इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए आर्थिक योजनाओं को लागू करने के लिए निम्नलिखित आयोग या परिषदों का निर्माण किया। ठीक है, और उसमें सबसे पहले योजना आयोग, दूसरा राष्ट्रीय विकास परिषद और तीसरा नीति आयोग। नीति आयोग, ठीक है। तो इन तीनों की अगर हम बात करें कि भारत सरकार ने समवर्ती सूची में दिए गए
आर्थिक एवं सामाजिक विकास या आर्थिक एवं सामाजिक योजना, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए समय समय पर अलग अलग आयोग या परिषदों का गठन किया। आप ये कह सकते हैं समय समय पर, क्योंकि अलग अलग समय पर हुआ है, आयोग एवं परिषदों का गठन किया। जैसे आप जानते हैं 1950 में इसका गठन हुआ है, 1952 में इसका गठन हुआ है और 2015 में इसका गठन। अभी एक एक पर हम आते हैं, ठीक है। ये सिर्फ ब्रीफ में मैं बता रहा हूं कि अलग अलग समय पर इनका गठन हुआ, जैसी जब आवश्यकता हुई या नीतियों में बदलाव की जरूरत हुई, इनका गठन किया गया। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। आज की डेट में योजना आयोग जैसी कोई संस्था नहीं रही, लेकिन आज भी योजना आयोग उतना ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना पहले हुआ था, क्योंकि जब उसके स्थान पर कोई दूसरी संस्था आ जाती है तो उसकी इंपॉर्टेंस ऐसा नहीं कि खत्म हो जाती है। इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ज्यादा अधिकतर योजनाओं का या लगभग सभी योजनाओं का जो क्रियान्वयन हुआ है वो हमारे योजना आयोग के कार्यकाल के दौरान हुआ है, ठीक है। तो योजना आयोग में जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर आते हैं। सबसे पहले गठन या एस्टेब्लिशमेंट, योजना आयोग का गठन या एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि अगर हमारे संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में ऐसे किसी भी आयोग के गठन का कोई प्रावधान नहीं, ठीक। लेकिन मैंने आपको कहा कि संविधान में प्रावधान क्या है, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन योजना, ये प्रावधान है। अब उस प्रावधान के अंतर्गत सरकार ने अपने प्रस्तावों के द्वारा इनका गठन किया, क्योंकि उसको शक्ति दी गई। तो गठन की अगर हम बात करें तो 15 मार्च 1950 को भारत सरकार का मतलब यहां पर कैबिनेट के कार्यकारी प्रस्ताव, एजुकेटिव मोशन, कार्यकारी प्रस्ताव या एजुकेटिव मोशन द्वारा इसका गठन किया गया, एस्टेब्लिशमेंट किया गया, ठीक। 15 मार्च 1950 को भारत सरकार या कैबिनेट के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा इसका गठन किया गया। किसका गठन किया गया? योजना, ठीक। अब क्योंकि योजना आयोग जैसी संस्था का हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि योजना आयोग एक एजुकेटिव मोशन के द्वारा गठित किया गया और संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं, इसलिए गठन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इसे हम गैर संवैधानिक निकाय या बॉडी कहते हैं। तो योजना आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, गैर संवैधानिक निकाय। क्यों? क्योंकि उसके गठन का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है, नहीं था, और संविधान के किसी भी अनुच्छेद में ऐसा कोई प्रावधान नहीं जिसके तहत इसका गठन हुआ। मैंने पहले बता दिया, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, योजना का शब्द वो है संविधान में, लेकिन योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, ऐसी कोई संस्था का जो है कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं किया गया। जैसे वित्त आयोग, अब वित्त आयोग 280 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करेगा, तो प्रावधान है। तो वित्त आयोग कैसी संस्था हो गई? संवैधानिक आयोग है, लेकिन ये क्या है? गैर असंवैधानिक नहीं। असंवैधानिक मतलब क्या हो जाएगा? अनलीगल हो जाएगा। तो आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोल सकते हो।
आप क्या बोलोगे? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, जो संविधान में नहीं है परंतु लीगल है, गवर्नमेंट ने बनाया है। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, योजना आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक संस्था थी, आयोग था। ठीक है, हम उसको असंवैधानिक कहेंगे तो गलत होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी संरचना, स्ट्रक्चर, संरचना या स्ट्रक्चर। तो देखिए, संरचना या स्ट्रक्चर में सबसे पहले अगर हम देखें तो पदेन अध्यक्ष का पद होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक है, कौन होता था? प्रधानमंत्री। पीएम जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, पदेन अध्यक्ष इसलिए बोलते थे क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। जब वो योजना आयोग की मीटिंग में बैठेगा तभी उसे कहा जाएगा योजना आयोग का अध्यक्ष। पदेन, उस पद पर, उस कुर्सी पर बैठा है तब उसको अध्यक्ष बोला जाएगा, इसीलिए उसको कहते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। अब बात करें अगर इसके बाद उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन। ठीक, तो उपाध्यक्ष या वाइस चेयरमैन, और इसके बाद सदस्य, मेंबर। मेंबर में दो तरह के, पूर्णकालिक फुल टाइम मेंबर और अंशकालिक पार्ट टाइम मेंबर। पूर्णकालिक 5 to 7, अंशकालिक 3। ठीक है, तो उपाध्यक्ष और उसके बाद सदस्य, और सदस्य में यहां पर आपके सामने आया कि फुल टाइम मेंबर्स 5 to 7 होते थे, अंशकालिक सदस्य 3 होते थे। इसके बाद सदस्य सचिव, मेंबर सेक्रेटरी, सदस्य सचिव वरिष्ठ आईएएस, सीनियर आईएएस। ठीक है, अब अगर हम यहां देखें उपाध्यक्ष, ये मेंबर और ये, इन सब का अपॉइंटमेंट कौन करता था, नियुक्ति कौन करता था? पीएम। तो इनकी नियुक्ति पीएम करता था, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का ये विशेषाधिकार है था कि वो जिसको चाहे उसको उपाध्यक्ष या वाइस चेयरमैन नियुक्त करे, मेंबर अपॉइंट करे, पार्ट फुल टाइम मेंबर्स, परमानेंट मेंबर्स बोले जाते थे, इनको परमानेंट मेंबर कहे जाते थे। पार्ट टाइम मेंबर्स कुछ समय के लिए अलग अलग मेंबर्स अपॉइंट होते थे, और मेंबर सेक्रेटरी जो सीनियर आईएएस होगा, ये सब कुछ डिसाइड कौन करता था? पीएम, प्राइम मिनिस्टर ये डिसाइड करता था। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग बात और है कि जो इसका उपाध्यक्ष होता था उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा, कैबिनेट मंत्री का स्टेटस या दर्जा दिया जाता था। जो मेंबर होते थे उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा, स्टेटस, ऑफिस एंड फैसिलिटीज ऑफ स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता था। अब यहां पर आप कंफ्यूज मत होना कि कैबिनेट मंत्री उपाध्यक्ष होता था या वाइस चेयरमैन होता था, ऐसा नहीं था। वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इज इक्विवेलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया गवर्नमेंट। समझ गया? कैबिनेट मिनिस्टर के पैरेलल या इक्विवेलेंट होता था, ना कि कैबिनेट मिनिस्टर उपाध्यक्ष बना दिया गया। ठीक, ये मेंबर्स जो है वो राज्य मंत्री नहीं होते थे, इक्विवेलेंट टू स्टेट मिनिस्टर, यानी जो सुविधाएं एक कैबिनेट मंत्री को मिलती थी वो इस उपाध्यक्ष को मिलेंगी, और जो सुविधाएं राज्य मंत्री को मिलती हैं वो इनको मिलेंगी।
ये बस इसका मतलब यहां पर इतना है। ठीक है, अब बात आती है योजना आयोग के कार्य में, फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन। हम लोगों ने योजना आयोग के गठन की बात की, अब बात करते हैं अगर हम फंक्शंस। ठीक है, तो देखिए अब वहां लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको बता देते हैं। फंक्शंस की बात करें, योजना आयोग सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता था। 5 ईयर प्लान्स या पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, उसका निर्धारण करना, उसके लक्ष्यों का निर्धारण करता था। योजनाओं के लिए राज्यों को धन प्रदान करने की सलाह। एक योजना बनी, नवीं पंचवर्षीय योजना। कौन से राज्य के लिए क्या टारगेट निर्धारित किया गया, उस पर उसका कितना बजट आएगा, यह निर्धारित करना, और इसकी सलाह कैबिनेट को देना, इसकी सलाह कैबिनेट के पास भेजना। ठीक है, योजना लागू करने के लिए कितना धन किस राज्य को दिया जाए, इसकी सलाह कैबिनेट को देना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये योजना कौन बनाता था, भारत सरकार बनाती थी, तो भारत सरकार को सलाह देते थे। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए जो भी नीतियां लागू करनी है उसकी सलाह कैबिनेट को देना। सलाह कैबिनेट को देना, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। राज्यों को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का विकास करने की सलाह देना। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो योजना आयोग एक सलाहकारी भूमिका में दिखता है, एक एडवाइजरी कहीं ना कहीं उसका रोल था। तो अगर हम योजना आयोग की बात करें कि योजना आयोग के कार्य जो है वो किस प्रकार के थे, डिसीजन मेकिंग बॉडी थी ये? नहीं, ये डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं थी, ये एडवाइजरी बॉडी थी। ये एक सलाहकारी संस्था थी, सलाह देने वाली संस्था थी। निर्णय योजना आयोग के बनने के बाद भी कौन कर रहा था? कैबिनेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, भारत सरकार। तो इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण और उन पर व्यय संबंधी सलाह देना, आर्थिक विकास के लिए सलाह देना, सामाजिक विकास के लिए सलाह देना, हर जगह एडवाइज आ रहा है। इसका मतलब योजना आयोग, अगर ये पूछा जाता है कि योजना आयोग किस प्रकार की संस्था थी कार्य के आधार पर, तो आप क्या आंसर दोगे? एक एडवाइजरी बॉडी थी, एक सलाहकारी संस्था थी। एक आपका ये आंसर। ठीक है, योजना आयोग में जब इसका गठन हुआ 1950 में, आपने देखा अभी 15 मार्च 1950 को गठन हो गया, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, और कुछ ही समय बाद हमारी योजना आयोग का गठन हो गया। योजना आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप बना दिया और 1 अप्रैल 1951 से हमारी पहली पंचवर्षीय योजना लागू कर दी गई। अब पंचवर्षीय योजनाएं जब आईं और राज्यों को धन प्रदान किया गया, तो राज्यों ने कहा कि भाई पीसी जो बना है, प्लानिंग कमीशन जो बना है, इसमें हमारा कोई प्रतिनिधित्व तो है ही नहीं। केंद्र हमारे लिए योजनाएं बना रहा है, केंद्र हमारे लिए धन का निर्धारण कर रहा है, लेकिन कोई निर्धारण का मतलब नहीं, क्योंकि हमसे तो कुछ पूछा ही नहीं जा रहा, हमारा तो कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं, हमारा कोई कोऑपरेशन है ही नहीं। तो ऐसे में राज्यों ने विरोध प्रारंभ किया और उसी के बाद अगली संस्था का जन्म हुआ, जिसे हम कहते हैं NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो अगली संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। उस कमी को दूर करने के लिए, कौन सी कमी? राज्यों की सहभागिता नहीं थी, इस कमी को, राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था, इस कमी को दूर करने के लिए
जिस संस्था का गठन किया गया उसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, अब यहां भी सबसे पहले गठन 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952, कहीं कहीं 15 अगस्त मिलता है, लेकिन वास्तविक रूप से इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। और बिल्कुल वैसे ही जैसे योजना आयोग का गठन हुआ था, भारत सरकार की कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा, एजुकेटिव मोशन द्वारा, ठीक, मतलब सीधी सी बात है कि ऑन द बेसिस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, गठन के आधार पर हम इसको भी कह सकते हैं कि एनडीसी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक गैर संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका गठन किसी संवैधानिक प्रावधान के तहत नहीं किया गया। इसके गठन का प्रावधान है ही नहीं संविधान में। कैबिनेट या भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा इसका गठन किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी संरचना, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल अब उस कमी को दूर करने वाला स्ट्रक्चर लाया गया। सबसे पहले तो पदेन अध्यक्ष, सेम वही, कौन, प्रधानमंत्री। उसके बाद फिर यहां पर कोई उपाध्यक्ष नहीं था, सीधा सदस्य। अब सदस्य पे आपको ध्यान देना कौन कौन शामिल किया गया। पीसी के सभी सदस्य, पीसी मतलब प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के सभी सदस्य। अब उसके बाद सभी कैबिनेट मंत्री, केंद्र सभी कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सीएम, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन एज इट इज प्राइम मिनिस्टर, मेंबर पीसी के, योजना आयोग के सभी सदस्य इसके मेंबर होंगे। सभी कैबिनेट मंत्री, सेंट्रल के जितने कैबिनेट मंत्री हैं सब इसके मेंबर होंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, यही तो नहीं था ना कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पीसी या प्लानिंग कमीशन में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, इसीलिए तो इस संस्था का विकास हुआ, इसका निर्माण किया गया। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेशों के या संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल जहां होंगे उपराज्यपाल, जहां पर चीफ कमिश्नर होंगे चीफ कमिश्नर, जहां प्रशासक होंगे वो इसके मेंबर। ओके, देन अगला पद था सदस्य सचिव, मेंबर सेक्रेटरी, सदस्य सचिव या मेंबर सेक्रेटरी। ठीक, सदस्य सचिव इसका वही होता था जो पीसी का सदस्य, अलग से कोई मेंबर सेक्रेटरी नहीं होता, पीसी का सदस्य सचिव, प्लानिंग कमीशन का सदस्य सचिव, इसका भी सदस्य सचिव। ठीक है, अब आप अगर इसके स्ट्रक्चर को देखिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या भारत सरकार ने राज्यों को एग्री करने के लिए, राज्यों को जोड़ने के लिए ये संस्था बना तो दी, ये काउंसिल बना तो दिया, लेकिन वास्तविकता ये थी कि योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद की दोनों की ये संस्थाएं अगर हम देखें दोनों का साथ में, तो कहीं ना कहीं प्रभुत्व किसका दिख रहा है, भारत सरकार। आप देखिए अध्यक्ष कौन है, अभी भी पीएम। मैक्सिमम मेंबर्स किसके हैं, ये देखिए आप, तो मैक्सिमम मेंबर्स यहां पर प्लानिंग कमीशन के सभी सदस्य के मेंबर हैं, सभी कैबिनेट मंत्री केंद्र के इसके मेंबर हैं। अब सभी राज्यों के सीएम
तो 50% से ज्यादा स्टेट, तो जिसकी सरकार आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो ज्यादातर 50% स्टेट्स में बीजेपी की सरकार होगी कि नहीं, तो उसके सीएम भी आधे राज्यों के मान लीजिए। यूनियन टेरिटरी का जो भी प्रशासक है वो किसका मेंबर होगा, वो भी सेंट्रल का। तो पूरी तरह से इस परिषद पर प्रभुत्व किसका था, भारत सरकार का, केंद्र सरकार का प्रभुत्व था। और इसीलिए योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, इन पर हमेशा ये आरोप लगता रहा कि केंद्र सरकार का प्रभुत्व है, यहां पर राज्यों की सहभागिता है ही नहीं। राज्यों के लिए जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, राज्यों की डिमांड को पूरी करने के लिए जो हिस्सेदारी की बात की जानी चाहिए, वो यहां पर नहीं है। ये अक्सर आरोप लगता रहता था, क्योंकि संरचना ही ऐसी थी, संरचना का निर्माण ही ऐसा किया गया था जिसमें पूरी तरह से प्रभुत्व, नियंत्रण, आर्थिक नियंत्रण हो, वो पूरा नियंत्रण, एडमिनिस्ट्रेटिव नियंत्रण हो, प्रशासनिक नियंत्रण हो, कंट्रोल हो, वो पूरा नियंत्रण किसके हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, जैसे आपने योजना आयोग के कार्य देखे थे, वैसे राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य क्या है। तो देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के अगर हम कार्यों की बात करें, तो जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, उनको, पंचवर्षीय योजनाओं को जो है अंतिम स्वीकृति प्रदान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका मतलब, डिसीजन मेकिंग बॉडी बन गई, निर्णयकारी संस्था बन गई। तो योजना आयोग जो योजनाएं बनाता था, वो कैबिनेट के पास जाती थी, कैबिनेट पास करती थी, उसके बाद उसको एनडीसी की मीटिंग में रखा जाता था। और एक फॉर्मेलिटी ही होता था, क्योंकि कैबिनेट ने जब पास कर दिया तो फॉर्मेलिटी होती थी। वो एनडीसी जो है योजनाओं को, यानी पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान करता। तो पहला काम हो गया पंचवर्षीय योजनाओं को या 5 ईयर प्लान को अंतिम स्वीकृति प्रदान करना, एक डिसीजन मेकिंग बॉडी के रूप में हमें दिख रहा है, जबकि वास्तविकता मैं आपको बता चुका हूं कि कैबिनेट पास कर देती थी, उसके बाद यहां पर आता था। ठीक, दूसरा एक का, जो इस संस्था को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, राज्यों की सहभागिता सुनिश्चित करना, केंद्र और राज्य के बीच कोऑपरेशन को बढ़ाना। ठीक, तो दूसरा कार्य था इसका, राज्यों की सहभागिता सुनिश्चित करना और केंद्र और राज्य के आर्थिक सहयोग को जो है बढ़ाने की वृद्धि का प्रयास करना, राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सलाह देना। ठीक है, इस तरह के कार्य थे कि जिससे कि एक कोऑपरेशन जब तक नहीं होगा, अभी हम देखेंगे नीति आयोग उसी आधार पर स्थापित हुआ है, तो उस कोऑपरेशन के लिए इस संस्था का विकास किया गया। तो इसका जो दूसरा प्रमुख कार्य था वो यही था कि योजनाओं को लागू करने में राज्यों की सहमति प्राप्त करना, राज्यों का कोऑपरेशन प्राप्त करना, योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्यों की सहमति प्राप्त करना। ठीक, तो ये हो गया राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक, अब हम बात करते हैं नीति आयोग। नीति आयोग, इंग्लिश में नीति कमीशन, NITI। NITI सबसे पहले इसकी मीनिंग पर या इसके फुल फॉर्म पर आते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में सत्ता प्राप्त की पहली बार, तो उन्होंने एक बड़ा प्लान बनाया कि विजन चेंज किया जाए अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और उसी पर आधारित इस प्लान को उन्होंने नाम दिया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बहुत बड़ा विजन लेकर चले। अब उस विजन को हम कितना पूरा कर पाए, ये एक अलग बिंदु है। राज्यों की सहभागिता हम कितनी सुनिश्चित कर पाए,
इसके उद्देश्य को हम कितना प्राप्त कर पाए ये अलग बिंदु है, लेकिन विजन कुछ ऐसा ही था। क्योंकि 12 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान ये देखा गया कि योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के होने के बाद भी राज्यों की अपनी अपनी डिमांड रहती थी। हमेशा उनकी ये शिकायत रहती थी कि हमारी कमी को, हमारी डिमांड को कोई सुनता ही नहीं है, ना तो योजना आयोग सुन रहा है, ना राष्ट्रीय विकास परिषद का कोई मतलब। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग या नीति कमीशन, श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब योजना आयोग जैसी संस्था को समाप्त किया जाए जो इतने वर्षों से संचालित है, और उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया जाए। तो उसी क्रम में नीति आयोग गठित हुआ, और नीति आयोग के गठित होने के बाद योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद की उपयोगिता समाप्त हुई, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की उपयोगिता समाप्त हुई, क्योंकि दोनों का एक प्रकार से जो सम्मिश्रण हो गया नीति आयोग के। अभी आप देखेंगे कैसे हुआ। ठीक, तो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास के उद्देश्य को लेकर स्थापित किया गया। अगर हम बात करें यहां पर सबसे पहले कि नीति आयोग को गठित करने का उद्देश्य क्या था, नीति आयोग गठित हुआ है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, तो नीति आयोग के उद्देश्यों पर हम आते हैं। सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। सबसे पहला उद्देश्य नीति आयोग को गठित करने का सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सहकारी संघवाद दो शब्द आए हैं, तो इन दोनों का सम्मिलन कोऑपरेटिव या सहकारी, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, सहकार्य का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलकर कोई कार्य करना। आर्थिक और सामाजिक विकास में केंद्र और राज्य मिलकर कार्य करें, सहकार्य करें, तभी देश का आर्थिक एवं सामाजिक विकास होगा। यह सहकार्य। संघवाद, संघवाद फेडरलिज्म क्या कहता है, केंद्र और राज्य के बीच कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि जो एकात्मकता होती है, एकात्मकवाद जो होता है, उसमें किसी राज्य की कोई सहमति की आवश्यकता नहीं, एग्री होने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन संघवाद क्या कहता है कि जो राज्य नामक इकाइयां हैं वो केंद्र को सहयोग करें, केंद्र राज्यों को सहयोग करे। तो एक प्रकार से सबसे पहला उद्देश्य नीति आयोग का था या है सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एक ऐसे आर्थिक एवं सामाजिक विकास की नींव रखना जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कोऑपरेशन या कोऑपरेट करें, दोनों का सामंजस्य हो, और केंद्र और राज्य के सामंजस्य के द्वारा भारत का आर्थिक और सामाजिक विकास हो। तो इस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है, इस प्रकार के सहयोग की बात की गई। ठीक है, अब यदि हम देखें तो दूसरा जो उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक विकास, तो ये इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये ऑलरेडी पहले भी था उद्देश्य, अब भी है कि हम सिर्फ आर्थिक विकास नहीं करना चाहते, हम सामाजिक विकास भी करना चाहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि सामाजिक विकास के बिना हमारा आर्थिक विकास अधूरा है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की बात की गई। तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है सामाजिक स्तर का विकास, सोशल स्टेटस डेवलपमेंट, क्योंकि जब तक व्यक्ति के समाज के जीवन स्तर का विकास नहीं होगा तब तक लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी।
परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी। और जब तक लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक मुद्रा का परिचालन जैसे होना चाहिए वैसे नहीं होगा, और जब तक वो नहीं होगा तब तक आर्थिक विकास संभव नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा आज भी बहुत से लोगों के पास पैसा बहुत है, लेकिन जीवन स्तर का विकास नहीं होने के कारण, सामाजिक स्तर का विकास नहीं होने के कारण वो बहुत सी चीजों का उपयोग नहीं कर पाते जिसके लिए वो सक्षम है, नहीं कर पाते। और बहुत से लोगों का के पास नहीं है और वो कर्ज लेकर कर्ज में डूबकर ऐसा करते हैं। दोनों स्थितियां गलत है। सक्षम नहीं है तो वो कर रहा है, ये गलत है। सक्षम है नहीं कर रहा तो गलत है। अब यहां पर जीवन स्तर के विकास की अगर हम बात करें, अपेक्षाओं की बात करें, तो आप देखिए आज एक समय ऐसा था जब मोबाइल जो है वो लोगों के लिए स्टेटस सिंबल था, लेकिन जीवन स्तर का ऐसा विकास हुआ कि आज वही मोबाइल अनिवार्य हो गया, कंपलसरी हो गया। इतनी सारी फैसिलिटीज हो गई कि आज वो जीवन स्तर नहीं है। आज जीवन स्तर नहीं रह गया, वो केवल लाइफ स्टेटस नहीं रह गया, वो आज हमारी अनिवार्यता बन गया। तो उसी तरह से समाज में जैसे जैसे स्तर का विकास होता है, जैसे जैसे स्टेटस का विकास होता है, कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं रह जाता, वो प्रोडक्ट हमारी अनिवार्यता बन जाता है, वो उत्पाद हमारी अनिवार्यता बन जाता है। और ऐसे उत्पादों की बिक्री बढ़ जाती है, परिचालन मुद्रा का बढ़ जाता है, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था का विकास स्वाभाविक है। बहुत से आपने देखे होंगे एक से एक बड़े बड़े सेठ, पैसा पैसा अथाह पैसा, उसका कोई उपयोग नहीं कर पाए, चले गए ऊपर, कोई उपयोग नहीं कर पाए। पैसे का बिस्तर बना के सो रहे हैं, कोई उपयोग नहीं कर पाए। तो क्या फायदा ऐसे जीवन का? अब ऐसे में उस रुपए को उन्होंने रोक लिया, उसका परिचालन नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि उनके सामाजिक स्तर का विकास ही नहीं हुआ। तो आर्थिक विकास, आर्थिक परिचालन कहां हो? तो ये उद्देश्य में रखा गया कि आर्थिक और सामाजिक विकास तभी होगा जब सामाजिक स्तर का विकास होगा, सोशल स्टेटस डेवलपमेंट होगा। मध्यम वर्ग हो, उच्च मध्यम वर्ग हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, कोई गरीब है, कोई बहुत इलीट क्लास का है, सब में ये भावना आनी चाहिए कि हमारे लिए भी ये आवश्यकता है। और धीरे 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 वो विकास जो है किसी क्रम में। अभी मुझे आपको बताने में बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी जब बहुत सारे गार्जियन से हमें मिलने का मौका मिला, तो कुछ गार्जियन से मिलकर, कुछ पेरेंट्स से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। वो स्वयं मजदूर हैं, अनपढ़ हैं, नहीं पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन आज उनके जीवन स्तर का विकास हुआ है। वो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारे जैसा ना, हमारा बच्चा पढ़ लिख ले, कुछ बन जाए। तो ये क्या हुआ? उसमें ये सोच आई, पहले ये सोच नहीं थी। वो कह रहा कि हम अपना पेट काट के जैसे भी चाहे जैसे मेहनत करके, चाहे जो काम करके अपने बच्चे को पढ़ा दे, कि हमने जो कष्ट झेले, हमने जो अनपढ़ होकर समस्याएं झेली हैं, वो हमारा बच्चा ना झेले। ये जीवन स्तर का ही तो विकास है। वो बच्चा कल को उसका जो है जब विकास होगा तो कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया में ये डेवलपमेंट होगा। नहीं, पहले क्या होता था? पहले तो नहीं होता था ऐसा ना। पहले तो रमई के यहां बुधई, बुधई के यहां सुकई, सुकई के यहां सनेथु, सनेथु के यहां इटोरवा, बस यही रहते थे ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब रमई के यहां रमेश आ गया है कि नहीं? तो अब बुधई के यहां बॉबी आ गया है। अब डेवलपमेंट हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो अब वो बदलाव कहीं ना कहीं स्तर का विकास करता है। इसके साथ साथ इसके नीति आयोग के एक बड़े उद्देश्य में शामिल है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका विकास। मैंने सर्वोदय की बात की थी ना 1950 में, जब सर्वोदय की बात आई थी जयप्रकाश नारायण की बात। आज उसी की बात अगर हम दूसरे वे में कहें, इंक्लूसिव डेवलपमेंट,
सर्वांगीण विकास, ये नहीं कि सिर्फ एक सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ, दूसरा सेक्टर ढेर है। उससे क्या होगा, एक बहुत मिनिमम लोगों को उसका प्रॉफिट मिला। तो सबका विकास, सबका, आज ये बात अलग है कि अभी थ्योरी में ही चल रहा सबका विकास सबका साथ, प्रैक्टिकल में वो नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं सोच अच्छी है अगर ऐसा किया जाए तो मुख्य रूप से अगर हम देखें, नीति आयोग के 4 उद्देश्य हमारे सामने दिखाई पड़ रहे हैं। सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव, फेडरलिज्म, आर्थिक एवं सामाजिक विकास कर रहा है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक स्तर का विकास, सोशल स्टेटस डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास। ये 4 उद्देश्य लेकर इसका गठन कब किया गया, इस पर आते हैं। 1 जनवरी 2015 भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा, भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा, मतलब सीधी सी बात है, एजुकेटिव मोशन ऑफ कैबिनेट और इंडिया गवर्नमेंट। ठीक है, अब अगर हम ये कहें कि योजना आयोग भी नीति आयोग की तरह एक प्रकार से गैर संवैधानिक संस्था है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। ठीक, अब बात करते हैं संरचना, नीति आयोग की संरचना। ठीक है, तो नीति आयोग में संरचना की बात आती है। सबसे पहले पदेन अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री, बिल्कुल वैसे ही पदेन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ठीक है, उपाध्यक्ष राजीव कुमार है, डॉक्टर राजीव कुमार, ठीक, डॉक्टर राजीव कुमार वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार है। अब बात आती है सदस्य, मेंबर्स। इसके सदस्य कुछ अलग कैटेगरीज में हैं। सबसे पहले पूर्णकालिक सदस्य, फुल टाइम मेंबर्स। पूर्णकालिक सदस्य या फुल टाइम मेंबर्स 3 हैं। ठीक है, उन तीनों के नाम, तो पहली बात तो 3 होंगे और तीनों के नाम आपके सामने, प्रोफेसर रमेश चंद, प्रोफेसर रमेश चंद, क्योंकि अभी मैंने अपडेट कर दिया है तो आपको मैं बता दे रहा हूं। डॉक्टर वीके सारस्वत, डॉक्टर वीके सारस्वत और डॉक्टर वीके, एक और वीके हैं, वीके पॉल। अलग अलग विशेषज्ञ हैं अलग अलग क्षेत्रों के। ठीक है, तो पूर्णकालिक सदस्य 3 होंगे, प्रोफेसर रमेश चंद, डॉक्टर वीके सारस्वत और डॉक्टर वीके पॉल। ये प्रेजेंट टाइम है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे किसी एग्जाम में, और क्योंकि नवीनतम पोस्टिंग है तो ये जरूरी है आपके लिए। ठीक है, देन अंशकालिक सदस्य या पार्ट टाइम मेंबर्स, ये 5 to 7। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये भी अपॉइंट है ऑलरेडी। तीसरा इंपॉर्टेंट है पदेन सदस्य, एक्स ऑफिशियो मेंबर। ठीक है, पदेन सदस्य या एक्स ऑफिशियो मेंबर, ये 4 कैबिनेट मंत्री होंगे।
4 कैबिनेट मंत्री में पहला वित्त मंत्री, दूसरा रक्षा मंत्री, तीसरा गृह मंत्री और चौथा कृषि मंत्री। प्रेजेंट टाइम है, जो अपडेट अब हुआ है मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम अगर आप योजना नीति आयोग की साइट पे जाएंगे तो उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ठीक है। तो जो मेन है वो मैं बता रहा हूं। पदेन सदस्य या एक्स ऑफिशियो मेंबर, वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री श्री अमित शाह और कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। तो ये चारों मिनिस्टर्स जो है प्रेजेंट टाइम हमारे इसके मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट अगली इंपॉर्टेंट पोस्ट है सीईओ। अब अगर हम योजना आयोग को याद करें तो वहां पर इसको सदस्य सचिव बोलते थे, यहां पर बोल रहे हैं चीफ एजुकेटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ अमिताभ कांत, मिस्टर अमिताभ कांत जो है वो सीईओ या मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, ठीक। और ये हमारे आयोग की एक संरचना है। नीति आयोग की संरचना मैं बता रहा हूं आपको। तो नीति आयोग के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि पदेन अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल वैसे ही चेयरमैन पीएम है, वाइस चेयरमैन जो है डॉक्टर राजीव कुमार प्रेजेंट टाइम है, पहले जो है पनगड़िया थे, ठीक। सदस्य या मेंबर, फुल टाइम मेंबर्स 3 मेंबर्स हैं, प्रोफेसर रमेश चंद, डॉक्टर वीके सारस्वत और डॉक्टर वीके पॉल, ठीक है। पार्ट टाइम मेंबर 5 to 7 अपॉइंट होते हैं, कौन है वो यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्स ऑफिशियो मेंबर या पदेन सदस्य 4 कैबिनेट मंत्री होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, वो रोटेट होते हैं। तो प्रेजेंट टाइम जो 4 कैबिनेट मंत्री हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री या डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह और कृषि मंत्री एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। और सीईओ या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या चीफ एजुकेटिव ऑफिसर अमिताभ कांत, ठीक है। एक पोस्ट की मैं और यहां पर आपको ऐसे बता दे रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट यह कि हो सकता है कहीं एग्जाम में आए। आप जब नीति आयोग की साइट पर देखोगे तो यहां पर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन और फिर वाइस चेयरमैन के बाद वहां पर एक पोस्ट दिखती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, क्योंकि देखिए हमारे भारत सरकार का एक नियोजन मंत्रालय है, आर्थिक नियोजन मंत्रालय है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग मिनिस्ट्री जो होता है उसका जो वो वित्त मंत्रालय के अधीन होता है, ठीक है। तो नियोजन मंत्रालय जो है उसका जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो यहां पर उसको वही पद नाम दिया जाता है और वो है राव इंद्रजीत सिंह। तो आप यहां पर देखेंगे एक पद आपको दिखाई पड़ेगा MOS, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कौन? राव इंद्रजीत सिंह, ठीक है। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट आयोग के नहीं है, वो भारत सरकार के, बट उनको एक स्पेशल यहां पर उसी पद नाम से रखा गया है आयोग के अंदर, MOS या मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी मिनिस्ट्री से ये कोऑपरेट करते होंगे आयोग को, मिनिस्ट्री से कोऑपरेशन का काम इनका रहता है कि जो हमारी मिनिस्ट्री है उससे आयोग को कोऑपरेट करें। तो उसके लिए MOS जो है वहां यहां पर भी MOS नाम से ही, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के नाम से, राज्य मंत्री के नाम से ही राव इंद्रजीत सिंह यहां पर शामिल किए गए हैं इस आयोग के एक मेंबर के रूप में। वो भी हैं MOS के नाम से ही हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के नाम से राव इंद्रजीत सिंह, ठीक। तो इसके स्ट्रक्चर में अब एक बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट है जिसकी चर्चा हम करते हैं, जिसको हम कहते हैं, अब बच्चों ज्यादा परेशान मत हो, बस जल्दी फिनिश होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि इतना लंबा चल रहा है, तो इनके बारे में चर्चा जरूरी है। और क्योंकि
ये फिनिश होगा तो उसके बाद हमारा इस आर्थिक नियोजन में सीधे बस पंचवर्षीय योजनाओं को हम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो इसमें अब इसकी जो मुख्य अगर हम कहें संस्था जो है वो है गवर्निंग काउंसिल। ठीक, इसको एजुकेटिव काउंसिल भी कह सकते हैं। गवर्निंग काउंसिल या एजुकेटिव काउंसिल या कार्यकारी परिषद, ठीक, ये इसकी सबसे पावरफुल संस्था है। ठीक है, और इस संस्था के अंतर्गत जो है वो जो लोग हैं गवर्निंग काउंसिल, ठीक है, उसकी इस संस्था के अंतर्गत बिल्कुल अगर आप याद करिए तो बिल्कुल जो है आपको एनडीसी की याद आएगी। क्यों? क्योंकि गवर्निंग काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, ये नीति आयोग अध्यक्ष वही रहेगा, प्राइम मिनिस्टर ही रहेगा, लेकिन इस गवर्निंग काउंसिल या एजुकेटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं वो नीति कमीशन के सदस्य, यानी सभी सदस्य सभी राज्यों के सीएम, केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासक। ठीक, तो नीति आयोग की दो काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है और दो काउंसिल, एक काउंसिल को बोलते हैं एजुकेटिव काउंसिल या गवर्निंग काउंसिल और दूसरे को बोलते हैं रीजनल काउंसिल। ये क्यों बनाया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद क्यों बनाया गया था? राज्यों का कॉपरेशन। यहां पर अलग से कोई संस्था नहीं बनाई गई, नीति आयोग में ही दो काउंसिल बना दी गई। किसके लिए? राज्यों के कोऑपरेशन के लिए। तो राज्यों के कोऑपरेशन के लिए और डिसीजन लेने के लिए दो संस्थाएं बनाई गई। एक का नाम है गवर्निंग काउंसिल और दूसरे का नाम है रीजनल काउंसिल। ये दो काउंसिल या दो परिषद इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब रीजनल काउंसिल अलग अलग रीजन में बनाई जाएगी। जिस रीजन में बनाई जाएगी वहां के सीएम उसमें शामिल होंगे, गृह मंत्रालय वहां पर किसी को अपॉइंट करेगा। ठीक है, वो एक अलग मैटर है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? गवर्निंग काउंसिल या एजुकेटिव काउंसिल, क्योंकि नीति आयोग में अंतिम निर्णय लेने वाली संस्था कौन है? गवर्निंग काउंसिल। योजनाओं के प्रत्येक प्रावधानों का निर्धारण करना, योजनाओं में राज्यों की सहभागिता सुनिश्चित करना, योजनाओं की क्रियान्वयन का कार्य करना, ये सारा कार्य कौन करता है? गवर्निंग काउंसिल। और इसमें आप देख रहे हैं नीति आयोग या नीति कमीशन के मेंबर्स ऑलरेडी हैं, सभी राज्यों के सीएम हैं और केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासक हैं। ओवरऑल अगर हम देखें यहां पर बस सभी कैबिनेट मंत्री नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 4 कैबिनेट मंत्री हैं। तो अगर एनडीसी से यहां पर थोड़ा सा अलग हो रहा है तो सभी कैबिनेट मंत्री वाला मामला अलग हो रहा है, बाकी बिल्कुल सेम एनडीसी जैसा है। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि योजना आयोग और एनडीसी का जो कंबाइंड या सम्मिलित रूप है वो हमें नीति आयोग के रूप में दिख रहा है, नीति आयोग के अधीन दिख रहा है। कि नीति आयोग के अंतर्गत हमको यहां पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वहां पर आप देख रहे थे कि एक सलाहकारी संस्था थी योजना आयोग और एक निर्णयकारी संस्था थी एनडीसी या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। यहां पर हमारा जो नीति आयोग है वो सलाहकारी और निर्णयकारी दोनों भूमिका में। ठीक है, जहां पर जरूरत होगी वो सरकार को सलाह देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को सलाह देंगे, सजेशन देंगे। तो ये सलाहकारी भूमिका में भी है, एडवाइजरी भी है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इसकी एजुकेटिव काउंसिल, इसकी जो कार्यकारी परिषद है वो जो है वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई पड़ रहा है कि वो एक प्रकार से डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ठीक है, नाम से ही लग रहा है गवर्निंग काउंसिल, एजुकेटिव काउंसिल। ठीक है, इसका मतलब कि योजना आयोग में जो नीति आयोग ने जो योजनाएं बनाई हैं उसका क्रियान्वयन करवाना, उसका बजट निर्धारित करना, ठीक है, उसके लिए जो है
जो भी राज्यों को जो है निर्देश देना, तो इस तरह के कार्य, क्योंकि उसमें राज्यों की सहभागिता ऑलरेडी सुनिश्चित है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके द्वारा, तो अगर हम नीति आयोग के फंक्शंस की बात करें, तो कार्यों की बात करें, तो आप स्पष्ट रूप से लिख सकते हो कि बिल्कुल योजनाओं का या आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाओं का निर्माण करना, योजनाओं के लिए राज्यों को धन प्रदान करने की सलाह देना, ठीक है, योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान करना, परमिशन दे रहा है क्योंकि एजुकेटिव काउंसिल या गवर्निंग काउंसिल ऑलरेडी है, राज्यों की सहभागिता सुनिश्चित करना, ठीक है, और इसके अलावा जितने भी प्रोसेस, अभी आप देखिए बहुत सारी चीजों के डेटा निर्धारित करने का काम नीति आयोग कर रहा है, जो डे बाय डे हम आगे चल के इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नीति आयोग तमाम ऐसे डेटा हमारे सामने रख रहा है जहां पर हम नीति आयोग के फंक्शंस को आगे भी देखते रहेंगे, ठीक है। तो बच्चों, यहां पर आर्थिक नियोजन की जो आज के इस चैप्टर का कंक्लूजन ये है कि इसमें आपने आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग के पक्ष को समझा कि वो आखिर है क्या, और उस पक्ष को जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कैसे किन संस्थाओं के द्वारा हम इंप्लीमेंट करते हैं, और उसके लिए समय समय पर कौन सी योजनाएं लाई गई। इसके बाद आपने देखा कि संविधान लागू होने के बाद भारत सरकार ने अपने एजुकेटिव मोशन के द्वारा कैसे योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग समय समय पर इनका गठन किया। इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको भी आपने कंक्लूड किया। अब ये आप जब देखेंगे आप पंचवर्षीय योजनाएं या 5 ईयर प्लान, और देखेंगे आपकी अलग अलग मॉडल पर योजनाएं बनाई गई, और कैसे 1951 से लेकर और अभी तक हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के क्रम में क्या क्या बाधाएं आई, और कैसे उन योजनाओं में हम लोगों ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए अपना आर्थिक और सामाजिक विकास किया है, ये आप देखिए। और इस बात को आप समझ लो कि ये अर्थशास्त्र में या इकोनॉमिक्स में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सामान्य सी बात है कि विदाउट एनी प्लान, विदाउट एनी प्लानिंग, कोई पर्सन, कोई कंट्री, कोई स्टेट या कोई भी कंपनी अपना विकास नहीं कर सकती, अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकती। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग या नियोजन या योजना किसी के विकास का माध्यम है, मीडियम है, एक माध्यम है। ये वो माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति, संस्था या देश का आर्थिक और सामाजिक विकास होता है, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट होता है। और क्योंकि आज के आर्थिक युग में, आज आर्थिक युग है ये सबको पता है, आज टेक्नोलॉजिकल एरा है ये सबको पता है, आज के आर्थिक युग में सब कुछ निर्भर किस पर है? अर्थव्यवस्था पर। अभी आपने देखा होगा कि 2 दिनों में प्रधानमंत्री के साथ जो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई, उसमें हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा क्या कहा गया? कोरोना को रोकना है, कोरोना को थामना है, उसके साथ साथ आर्थिक विकास भी करना है, अर्थव्यवस्था को भी चलाना है, क्योंकि उसके बिना जीवन चलने वाला नहीं। तो उसके लिए भी योजना बनानी पड़ेगी, उसके लिए भी प्लान करना पड़ेगा। विदाउट प्लानिंग हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आप अपने जीवन में भी, ऐसा नहीं सिर्फ सैद्धांतिक रूप से आपने पढ़ लिया, आप अपने जीवन में भी आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग की तरह से अपनी स्टडी प्लानिंग या स्टडी प्लान को अपनाइए, अपने करियर प्लान को अपनाइए, जिससे कि आर्थिक रूप से आपका भी विकास हो सके, सामाजिक विकास भी होगा। जब आप कोई पद या प्रतिष्ठा प्राप्त करोगे तभी तो सामाजिक विकास होगा, नहीं तो कोई सामाजिक विकास नहीं। ठीक है, तो दोनों विकास एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो इसके लिए आप स्वयं भी कोई ना कोई प्लान निर्धारित करो, और निर्धारित ही नहीं करना है, उसका क्रियान्वयन भी करना है। जब तक आप फंक्शन में नहीं आओगे कोई फायदा नहीं। तो बच्चों, अब नेक्स्ट जो हमारा इस लेक्चर का पार्ट 2 होगा इकोनॉमिक प्लानिंग का, उसमें हम लोग अपने 12 पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत जो भी
विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको एक नए स्वरूप में आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। थैंक यू बच्चों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।